नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी 9। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा गहमा गहमी बजट को लेकर है। मिडिल क्लास की नजर एक बार फिर से इनकम टैक्स पर मिलने वाली राहत पर होगी। पिछले साल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी थी और ऐसे में अब इस बार क्या मिडिल क्लास की कुछ उम्मीदें पूरी होंगी या फिर बात वही होगी कि भाई पिछले साल इतनी बड़ी राहत दी है, इस साल कुछ नहीं मिलने वाला। तो साथ ही में हम जब पिछले साल और इस साल को कंपेयर कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था से जुड़े कई फैक्टर्स भी बदल गए हैं। आरबीआई ने देश की जीडीपी को 7.3% से बढ़ते हुए असेस किया इस पूरे साल में, और FY26 के पहले हाफ की ही मैं बात करूं तो 8% तक का ग्रोथ हम हासिल कर चुके हैं। महंगाई 2% पर पहुंच गई है और सरकार ने रिफॉर्म का चक्का जोरदार घुमाया है। इस साल जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स सब बदला गया है। तो इस पृष्ठभूमि में इस बजट से आपको क्या उम्मीदें रखनी चाहिए और कौन सी उम्मीद पूरी हो सकती है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं इनकम टैक्स के पूर्व प्रिंसिपल कमिश्नर ओपी यादव जी। मिस्टर यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 में। बहुत खुशी है कि आपने वक्त निकाला, शुक्रिया सर। मिडिल क्लास को बजट 2026 से सबसे बड़ी उम्मीद रहेगी इनकम टैक्स के फ्रंट में, और मुझे लगता है ये हर बजट में इनकम टैक्स को लेकर के जो डायरेक्ट टैक्सेस का जो हिस्सा होता है उसे हम सभी बड़े गौर से सुनते हैं। आप जब इस बार सुनेंगे तो क्या होता हुआ देखना चाहते हैं, और सरकार क्या टैक्स स्लैब में हमें कोई सरप्राइज दे पाएगी इस बार? प्रियंका जी, अभी आपने बैकग्राउंड बता दिया कि जब फाइनेंस एक्ट 2025 प्रेजेंट किया गया था तब टैक्स स्लैब्स और टैक्स रेट में भारी छूट दी गई थी। बिल्कुल। आपका टैक्स एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख बढ़ गई थी, 24 लाख रुपए के ऊपर 30% टैक्स स्लैब हो गया था। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े बदलाव टैक्स स्लैब्स और टैक्स रेट को होने वाले हैं। इनकी संभावना बहुत कम लगती है। अब इसके बाद यदि बात करें, अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई सीनियर सिटीजन को क्या कोई कंसेशन मिलेगा, क्योंकि पिछले साल जब बजट प्रेजेंट किया गया था तो उसमें सीनियर सिटीजन के लिए जो टैक्स डिडक्शन की लिमिट है वो 50,000 से लेकर 1 लाख कर दी गई थी इंटरेस्ट के ऊपर। तो लोगों को ये कंफ्यूजन हुआ था कि सीनियर सिटीजन को जो 80 टीटीबी की जो टैक्स डिडक्शन है और टैक्स रेजिम में वो बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख तक कर दिया गया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार भी, चूंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट काफ़ी हायर है और जो पेंशनर्स हैं या सैलरीड क्लास है उनको 12,75,000 तक यदि हम स्टैंडर्ड डिडक्शन काउंट कर लें न्यू टैक्स रेजिम के अंदर तो टैक्स देना नहीं होता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि बजट 2026 में टैक्स स्लैब और टैक्स रेट के अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव या बहुत बड़ी सुविधाएं टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स के फ्रंट में मिलने की संभावना नहीं है। जी, तो टैक्स स्लैब और टैक्स रेट को लेकर के आपने पहले ही कह दिया कि यहाँ ज्यादा गुंजाइश आपको नजर नहीं आ रही है। लेकिन मैं सर आपके सामने कुछ टैक्स कलेक्शन का डेटा लेकर आऊंगी। देखिए, जब टैक्स घटा है, टैक्स रेट घटे हैं और स्लैब में जब एक्सपेंशन हुआ है तो टैक्स कलेक्शन तो सरकार के लिए बहुत अच्छा रहा है। 10 नवंबर तक जो सीबीडीटी ने आंकड़े पेश किए हैं उसमें हमें दिख रहा है कि टैक्स कलेक्शन जो है उसमें 7% की बढ़त है। रिफंड्स जो है वो उसमें 17.7% की गिरावट है, और सरकार ने ये अपने लिए एक बजट में कहा था कि वो 25.2 ट्रिलियन तक का लक्ष्य हासिल कर लेगी, और अभी हम कुछ 12 ट्रिलियन के आसपास का हम कलेक्शन हम लोगों का हो चुका है। तो आपको क्या लग रहा है कि टैक्स कलेक्शन के फ्रंट पर सरकार बहुत कंफर्टेबल है और इसीलिए शायद इनकम टैक्स में कोई गुंजाइश नहीं है? प्रियंका जी, अभी आपने जो बात कही, दो बातें कि टैक्स कलेक्शन हमारा बड़ा है, लेकिन आप पर्सनल इनकम टैक्स के फ्रंट पे जिस पर काफ़ी टैक्स की राहत दी गई थी 2025 के बजट में, वहां पर टैक्स का कलेक्शन कम हुआ है। तो इवन जो ओवरऑल टैक्स कलेक्शन की जो दर यदि हम पिछले साल से कंपेयर करें तो लोअर है। तो इसलिए भी टैक्स के में कोई रिलीफ की गुंजाइश नहीं लगती है। जहां तक आपका कहना है कि क्या बजट कलेक्शन की जो टारगेट्स है वो हम पूरे कर पाएंगे, तो कमोबेश मतलब जीएसटी में भी कमी हुई है, आप देख रहे हैं, आप इनकम टैक्स के फ्रंट में कमी हुई है। लेकिन हम सुन रहे हैं कि आरबीआई से डिविडेंड मिलेगा, कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनी से गवर्नमेंट को डिविडेंड्स मिलते हैं, तो हो सकता है उस
मायने में गवर्नमेंट कंफर्टेबल हो। ओके, तो हम जो बजटेड किया सरकार ने वहां तक बस पहुंच जाएंगे आप कह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा लग मतलब इसको हम ओवर नहीं जा रहे होंगे। टैक्स कलेक्शन में आपको लग रहा है कि डिप रहेगा? यस, अभी आपने रिफंड की बात कही, अभी प्रियंका जी रिफंड भी यदि आप बात करें तो बहुत से लोग अभी तक रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। 2025-26 के रिटर्न फाइल किए हैं, उनमें बहुत से लोगों को रिफंड अभी तक इशू नहीं हुए हैं। तो अपन ये नहीं कह सकते कि जो रिफंड का डिक्लाइन है, एक्चुअली यदि उसे अकाउंट फॉर किया है पूरे रिफंड को, तो क्या वो उतनी डिक्लाइन है जितना आपके डाटा में आज की डेट में दिखाई दे रहा है। तो वहां पर रिफंड ज्यादा हो सकता है। तो अब सरकार को भी तो कमाई के लिए पैसा चाहिए। आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा जो है कमाई नहीं हो रही होगी, कमोबेश वो एक लेवल जो उन्होंने एस्टिमेट किया वहाँ तक पहुँचेंगे। कैपेक्स पर खर्चा करना सरकार के लिए अब ज़रूरी है, और ऐसी बातें हमें समझ में आ रही है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार बढ़ाएगी क्योंकि प्राइवेट स्पेंडिंग अभी भी शुरू नहीं हुई है। तो चुनौतियाँ कई रहेंगी यादव सर? यस यस, चुनौतियां हैं, क्योंकि अल्टीमेट जाके आपको डेवलपमेंट पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करना है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं से जुटाना होगा। तो जो टैक्स में कमी हुई है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारी जो बहुत बड़ी कंसेशन जो 2025 बजट में मिली थी, उसमें कुछ फेरबदल होके और गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करे। ये आपने क्या कह दिया? टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करें फेर बदल करके? क्या आप किस ओर इशारा कर रहे हैं? सीधे सीधे शब्दों में बताइए, कहीं हमारा टैक्स बढ़ने वाला तो नहीं है? नहीं, मतलब ये एक संभावना हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी रिलीफ आपको 2025 के बजट में दी गई थी। हाँ। वो जब रेवेन्यू कलेक्शन होता है, दूसरी एक और फिगर आप देखेंगे तो अभी भी कुछ डाटा हमने देखा है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो टैक्स फाइलर है, जो 5 लाख और 5 से 10 लाख के बीच में है, उनका नंबर कम हुआ है। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास एक और चुनौती होती है वो टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए। तो यदि हमारा रिटर्न फाइलर कम हो तो टैक्स बेस कैसे बढ़ेगा? तो कहीं ये 87A की जो रिबेट है, एक ये भी उसका कारण हो सकता है कि लोगों के दिमाग में एक गलत धारणा आती है कि मेरे 7 लाख तक, जैसे 2024-25-26 के लिए 7 लाख तक के लिमिट से लोग बोल रहे थे टैक्स नहीं बन रहा है। तो क्या उसके कारण लोगों ने रिटर्न नहीं फाइल किए? अभी जैसे इस साल हम बात कर रहे हैं कि 12,75,000 तक लोगों को टैक्स नहीं देना होगा टैक्स रिबेट के कारण। तो कहीं इसके कारण तो टैक्स रिटर्न में कमी नहीं हो रही है। तो टैक्स रिटर्न की कमी भी इस तरफ इशारा करते हैं कि कहीं इसको वापस जो टैक्स बेस बढ़ाने के लिए कहीं कोई एफर्ट्स तो नहीं किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, अब ये बताइए, न्यू टैक्स रजीम सरकार की बड़ी लाडली स्कीम रही है। लग रहा है इसको सरकार लगातार पिछले कुछ बजट से हम देख रहे हैं इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाया गया। अब 87 रिबेट की हम अगर बात कर लें तो न्यू टैक्स रजीम में देखिए कहाँ 12 लाख पर ले गए हैं। पहले भी जब किया था तो 87 रिबेट जो है उसमें न्यू टैक्स रजीम में ज़्यादा था, ओल्ड टैक्स रजीम में वो 5 लाख ही चलते आ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि इसको इस बार भी सरकार का फोकस इसमें रह सकता है? पुराने के साथ क्या नया टैक्स रिजीम को मर्ज कर सकते हैं? इस फ्रंट पर आपको क्या लग रहा है, ये जो हम डुअल टैक्स रिजीम अभी फॉलो कर रहे हैं? प्रियंका जी, नंबर 1 तो ये है कि हमारे पास ओल्ड टैक्स रिजीम हम कहते हैं, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम जैसे को टैक्स रिजीम इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं है। वो जो रेगुलर प्रोविजन के अंदर जो टैक्स का कैलकुलेशन आता है उसको हम ओल्ड टैक्स रिजीम कहते हैं। और न्यू टैक्स रिजीम सेक्शन 115 बीएससी के अंदर इंडिविजुअल्स एचयूएफ एओपी के लिए बनाई गई। अब आप यदि बात करें कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम को न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मर्ज कर देंगे, तो इसका मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि जो एग्जम्पशंस और डिडक्शंस ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर मिलते हैं उनको हम नए टैक्स रिजीम में ले आएंगे। यदि ऐसा होगा तो सरकार का जो पर्पस था सिंप्लीफाई करने का टैक्स रिजीम को, वो अचीव नहीं होगा, उसके विपरीत हो जाएगा, क्योंकि हम एग्जम्पशन और डिडक्शन उसके अंदर ले आएंगे। तो इसलिए इसका कोई मुझे निकट भविष्य में संभावना नहीं लगती है कि ओल्ड टैक्स रिजीम पूरा बाहर हो जाएगा और सारे लोग न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे। जैसा आपको पता है कि आज ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर मेजोरिटी मोर देन 80% पीपल न्यू रेजिम सिलेक्ट करेंगे, लेकिन वो लोग जो हाई सैलरीड क्लास है, जिनके केस में एचआर का एग्जम्पशन मेट्रोज में रहते हैं, जहां पर 1 लाख 1.5 लाख तक एचआर रेंट का पेमेंट वो करते हैं, तो उस केस में उनका एग्जम्पशन जो एचआरए का मिलता है उसके कारण
ओल्ड टैक्स रेजिम उनके लिए फायदेमंद होती है, और उसी के कारण वो लोग मेजर पार्ट ओल्ड टैक्स यदि कोई सिलेक्ट करता है तो उसका कंट्रीब्यूशन एचआरए का होता है, और दूसरे डिडक्शन के साथ जोड़ के यदि 8 लाख से ऊपर अंदाजन यदि एग्जम्पशन डिडक्शन हो जाता है तो पीपल ओल्ड टैक्स रेजिम सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ओल्ड टैक्स रेजिम खत्म हो जाएगी और सिर्फ न्यू टैक्स रेजिम ही रहेगी। रेगुलर टैक्स रेजिम भी चलती रहेगी और न्यू टैक्स रेजिम भी चलती रहेगी। कुछ लोग बातें कर रहे हैं इसके बारे में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 80C या एचआरए का एग्जम्पशन या एलटीसी का एग्जम्पशन, या जो सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है 50,000 रुपीज का जो 80TTP के अंदर मिलता है, या मेडिकल एक्सपेंस का जो डिडक्शन 80D के अंदर मिलता है, वो न्यू टैक्स रेजिम के अंदर आ जाएगा। ये लोगों भी संभावना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मेरे राय में यदि इन सबको न्यू टैक्स रेजिम के अंदर ले आया गया तो न्यू टैक्स रेजिम का जो सिंप्लीफिकेशन का पर्पस है और जो टैक्स रेट को लोअर करने का पर्पस है और जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाने का पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई फर्दर एग्जम्पशंस और डिडक्शन को नई टैक्स रेजिम के अंदर गवर्नमेंट इंक्लूड करने जा रही है, ऐसा मुझे नहीं न्यू लगता। टैक्स रेजिम के स्वरूप को सरकार नहीं छेड़ना चाहेगी, नहीं बिगाड़ना चाहेगी। मुझे याद है वित्त मंत्री ने जब इसे अनाउंस किया था तो उन्होंने साफ कहा था कि डिडक्शंस, छूट, इन सबको हटा के से एक सिंपल रूप देना चाहते हैं। उसमें आपको लग रहा है कि कुछ नहीं करेंगे। आपने एचआरए की बात की और घर से ही जुड़ी हुई एक बहुत ही अहम छूट जो हमें मिलती है ओल्ड टैक्स रेजिम में, वह है होम लोन पर सेक्शन 24B की छूट इंटरेस्ट पर। देखिए अब क्या है कि लोग अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो गिरे हुए हैं, तो अभी होम लोन लेने का अच्छा समय है, लेकिन उस पर टैक्स के फ्रंट पर हमें कोई राहत नहीं मिल रही है और इसकी डिमांड जो है घर खरीदने वाले करते रहे हैं बहुत लंबे समय से। इस मांग पर गौर फरमाएगी क्या सरकार इस बार? प्रियंका जी, फिर से मैं बात बोल दूं कि यदि आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है और आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं तो ही आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता है। बिल्कुल। लेकिन यदि वो प्रॉपर्टी आपने लेके रेंट पे दे दी है तो रेंटल इनकम पे अभी भी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, आज तो उसकी लिमिट कम है, 2 लाख से ज्यादा नहीं जा सकता। और दूसरा नई टैक्स रेजिम में और भी ये है कि आपको पहले इवन रेंटल इनकम पे जो इंटरेस्ट का लॉस होता था उसको कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ करने का अगले साल में मौका मिलता था, वो अब न्यू टैक्स रेजिम के अंदर नहीं मिलता है, इवन तो आपको रेंटेड प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस चीज को लेकर कि लोग न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करें। 24B का जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए जो इंटरेस्ट रिडक्शन है उसको इंक्लूड करेंगे न्यू टैक्स रेजिम में, उसकी भी मुझे गुंजाइश बहुत कम लगती है। तो किस बात की गुंजाइश आपको लग रही है? क्या हमें कुछ राहत की खबर इनकम टैक्स के फ्रंट पर इस बजट में नहीं मिलने वाली है यादव सर? प्रियंका जी, मैंने कुछ आर्टिकल भी लिखे हैं और मेरा एक दूसरा रास्ता है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो 1961 के एक्ट को रिप्लेस करेगा और 1/4/2026 से इफेक्टिव होगा। नाउ जब इस एक्ट को सिंप्लीफाइड करने की बात कही गई थी तो हमने बदलाव नहीं किए थे, टैक्स मतलब किसी भी पॉलिसी डिसीजन नहीं लिए गए थे जब इनकम टैक्स एक्ट को सिंप्लीफाई किया गया, प्रेजेंट किया गया। लेकिन अब जब बजट 2026 गवर्नमेंट प्रेजेंट करने जा रही है तो वहां पर मौका है गवर्नमेंट के पास जो लोगों को राहत दे सकती है। वो मौके क्या है? क्योंकि मैं कुछ टैक्स रिफॉर्म की बात कर रहा हूँ। वॉलंटरी कंप्लायंस पे गवर्नमेंट ने बहुत जोर दिया है। आपके पास फेसलेस असेसमेंट स्कीम है, आपको अपडेटेड रिटर्न की स्कीम आपके सामने लेके आए, और जो स्क्रूटनी में केसेस आते हैं उनका नंबर बहुत कम है, लगभग 0.5% भी नहीं है। तो वॉलंटरी कंप्लायंस पे जोर है, उसमें मेरा एक कहना है कि जो अपडेटेड रिटर्न की जो स्कीम है बहुत सक्सेसफुल हुई है। अभी हम आंकड़े पढ़े थे कि इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर कभी 24-25 ले अपडेटेड रिटर्न फाइल किए गए हैं। लास्ट बजट में 2 साल असेसमेंट ईयर से 2 साल के अंदर ही आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, तो 4 साल बढ़ाया गया। मेरा इसमें मानना यह है कि इसको और भी एक्सटेंड करने की गुंजाइश है। कहाँ एक्सटेंड करने की गुंजाइश है? अभी जो अपडेटेड रिटर्न है वह फाइल नहीं कर सकते यदि आपका असेसमेंट स्क्रूटनी में ले लिया गया, रिवीजन में लिया गया है या रीअसेसमेंट का नोटिस दिया गया है। इवन इन द केसेस वेयर a taxpayer want to disclose
द इनकम विच नॉट कनेक्टेड विद द प्रोसीडिंग। और ये कॉन्ट्रेरी है कि जब डिपार्टमेंट 133 का नोटिस देती है और जिसके अंदर स्पेसिफिक इशू है, वहां पर अपडेटेड रिटर्न टैक्स पेयर फाइल कर सकता है। जहां पर 148 का नोटिस देती है, वहां पर अपडेटेड रिटर्न टैक्स पेयर फाइल कर सकता है। लेकिन यहां पर आपको असेसमेंट कंप्लीट हो गया है, उसके बाद यदि टैक्स पेयर अपडेट रिटर्न फाइल करके टैक्स पे करना चाहता है, या आपने कोई नोटिस इशू किया उसके अंदर वो इशू ही नहीं है और वो अपडेट रिटर्न फाइल करना चाहता है, तो ये मौका सरकार को देना चाहिए। दूसरा, एक और जो बदलाव की मैं उम्मीद कर रहा हूं, वो है कि हमारे पास जब हमको गिफ्ट मिलता है तो 2006 में एक प्रोविजन आया था 56 के अंदर। उस समय 25,000 की लिमिट थी 2006 में। अब 20 साल हो चुके हैं, उसको बढ़ा के 50,000 रुपये किया गया, ताकि जो स्पेसिफिक रिलेटिव से जो गिफ्ट मिलती है वो तो एग्जम्प्ट है, जो मैरिज के समय मिलती है वो भी एग्जम्प्ट है। लेकिन इसके अलावा आपको यदि गिफ्ट मिलती है तो उसकी लिमिट 50,000 की गई थी दूसरे लोगों से। अब 20 साल के बाद भी क्या उसी लिमिट को रखना चाहिए? उसको भी, उसमें भी एक बदलाव लाने की गुंजाइश है। इसके बाद एक और हमारे पास जो प्रोविजन है वो है कि बहुत से केसेस में आप रिटर्न नहीं फाइल किया तो प्रोसिक्यूशन प्रोविजन है। तो नीति आयोग ने भी कुछ रिकमेंडेशन किया था डिक्रिमिनलाइज करने का ऑफेंसेस को, तो उस डायरेक्शन में भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, क्योंकि आपको जब लोगों को विश्वास में लेना है और वॉलंटरी कंप्लायंस पर जोर देना है, तो लोगों को प्रोसिक्यूट करने के बजाय उनको टैक्स कंप्लायंस के लिए आपके पास पेनल प्रोविजंस हैं, उनसे भी काम लिया जा सकता है। यानी आप कह रहे हैं कि आप टैक्स स्लैब, टैक्स रेट पर उम्मीद नहीं रखिए, लेकिन आप ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि टैक्स कंप्लायंस को आसान किया जाए, अपडेटेड रिटर्न की विंडो, यानी प्रोसेसेस और सिस्टम को और सिंप्लीफाई करना जाना चाहिए। ये है आपकी विश लिस्ट में, क्यों सर? प्रियंका जी, एक और बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर इन लॉ है आपकी, कस्टम है इंडिया के अंदर कि जब डॉक्टर इन लॉ शादी होती है, मैरिज होती है, तो इलाज गिफ्ट देते हैं, राइट? मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। ना हमारे एक प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो 1973 में लाया गया था, और उसको इनकम टैक्स एक्ट में भी रखा गया है कि यदि फादर इन लॉ गिफ्ट देगा या मदर इन लॉ गिफ्ट देगी, तो गिफ्ट का मजा तो कौन करेगी, उसका यूज कौन करेगी? डॉक्टर इन लॉ। लेकिन उसमें जो इनकम जनरेट होगी वो उसका टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा किसको? फादर इन लॉ को और मदर इन लॉ को। क्लबिंग प्रावधान लग जाएगा। क्लबिंग का। तो क्या इस प्रोविजन की इस समय जरूरत है, जबकि ज्यादातर जो डॉक्टर इन लॉ है वो वर्किंग है, और कभी कभी ये डिपार्टमेंट के इंटेंशन के खिलाफ काम करता है। डॉक्टर इन लॉ वर्क कर रही है, उसका टैक्स स्लैब 30% है, और फादर इन लॉ का मदर इन लॉ जिसे गिफ्ट दिया उसका टैक्स स्लैब 10% है। तो अल्टीमेटली तो कॉन्ट्ररी जा रहा है, जो जिसका ऑब्जेक्टिव था क्लबिंग प्रोविजन लाने का। तो एक मैंने ये सजेशन भी दिया है, आपके थ्रू भी देना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए कि इस क्लबिंग प्रोविजन जो डॉक्टर इन लॉ के इनकम के ऊपर है उसको हटाना चाहिए। ओके, आपने 30% टैक्स स्लैब की बात की, आपने डॉटर इन लॉ को उसमें रखा था। क्लबिंग पर आपकी विश लिस्ट तो हम समझ गए, लेकिन ये बताइए कि बात हो रही है कि जो 30% का टैक्स रेट है, जो 24 लाख से ऊपर के इनकम वालों को लगता है, कई इंडस्ट्री बॉडीज ने मांग की भाई ये जो 24 लाख जो हायर इनकम बैंड है इसको और बढ़ा दिया जाए, 30% का टैक्स स्लैब को और थोड़ा सा ऊपर लेके जाया जाए। आप इससे सहमत हैं? प्रियंका जी, ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर अभी भी 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स है, और यहाँ पर 24 लाख के ऊपर 30% टैक्स है। ओके। तो मेरे अनुमान से कहाँ स्कोप है? जब टैक्स रेवेन्यू घट रहा है तो क्या गवर्नमेंट ये रिस्क लेगी कि वो 24 लाख के लोग 24 लाख के लिमिट को बढ़ा के आगे कर दे? ओके, तो यहाँ पर भी आपको लग रहा है कि बिग नो है यहाँ पर भी? यस यस। ओके, थैंक यू सो मच यादव सर, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। अब तो बजट का इंतजार रहेगा, देखते हैं आपकी विश लिस्ट में कितने टिक लगते हैं राइट और कितने स्ट्राइक डाउन कर दिए जाते हैं। लेकिन
यादव सर के अनुभव के बाद जो उनका इतना लंबा अनुभव रहा है, और वो अगर कह रहे हैं कि इस बार सरकार लग रहा है इनकम टैक्स में डायरेक्ट आपको कोई राहत नहीं देगी, लेकिन हाँ सिस्टम को आसान बनाने पर काम करती हुई दिख सकती है। शुक्रिया मिस्टर यादव हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। जो लोग हमारे इस बातचीत को तो सुन रहे हैं, मैं चाहूंगी आप भी अपनी विश लिस्ट लिखिए ना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या चाहिए इस बजट से, और इसी तरह की बातचीत हम लाते रहेंगे मनी 9 पर। बजट पर लगातार कंटिन्यूस कवरेज जारी है। नमस्कार।